प्राचीन काल में भारतीय भूक्षेत्र पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए। ईसा पूर्व की शताब्दियों में भी 2 आक्रमण हुए मुख्य, एक डेरियस का आक्रमण और एक सिकंदर का आक्रमण। लगभग 516 बीसी के आसपास ईरान के इकमनी शासक डेरियस ने भारतीय भूक्षेत्र पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह भारत में बहुत आगे नहीं बढ़ा और उस आक्रमण का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। In ancient time, we see so many invasions over India. Among these, 2 occurred in before Christ centuries. First one was of Darius and second Sikandar. The invasion of Darius had no major effect because they conquered a bit small territory in northwest and they remained there and they didn't came forward, can say they didn't enter in deep India. लेकिन सिकंदर ने जो आक्रमण किया 326 बीसी के आसपास, वो भारत में लंबी दूरी तक घुसा। वह विश्व विजय पर निकला ही था और उसने लंबे क्षेत्र पर कब्जा करते हुए लौट गया। वह उस समय के भारत के केंद्रीय शक्ति मगध तक पहुंचा ही नहीं और न मगध ने उसका प्रतिरोध किया। इस प्रकार से सिकंदर भारतीय भूक्षेत्र में विजेता के रूप में आया और अपनी विजय करते हुए ही वापस लौट गया। अपने कुछ प्रतिनिधियों को वो भारतीय भूक्षेत्र में छोड़ के गया, जो बाद में इंडो ग्रीक्स कहलाए। अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शासन शुरू किया कुछ क्षेत्रों पर, लेकिन पूरे भारतीय भूक्षेत्र को न वो कब्जा कर पाया और न उसकी सेना तैयार थी। माना जाता है कि उसकी मिलिट्री डिफ्यूज थी और वो बैक हो गया। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव तो रहा। क्योंकि उसने अपने प्रतिनिधि सेलुकस को छोड़ा और सेलुकस ने इस क्षेत्र पर और उधर टालेमी ने अन्य क्षेत्रों पर उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। लेकिन सिकंदर की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने के बाद ये लोग स्वतंत्र शासन करने लगे और ये लोग इंडो ग्रीक्स कहलाए। आगे चलकर इन्हीं इंडो ग्रीक्स ने भारत पर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया, आक्रमण किया और अब नई पहचान के साथ भारतीय क्षेत्रों पर शासन किया। लेकिन सिकंदर के आक्रमण का एक प्रभाव और पड़ा कि चाणक्य को अवसर मिला कि वह भारतीयों को जागरूक कर सके कि वे विदेशी आक्रमण के खतरे से सावधान हो जाएं और एक केंद्रीय राज्य की स्थापना करें। और चाणक्य अपने इस मंसूबे को लोगों को समझाने में कामयाब रहा और उत्तर पश्चिम से ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना तैयार करके वो धीरे धीरे मगध तक पहुंच गया और मगध पर कब्जा करके एक बड़े साम्राज्य की नींव रख दिया और मौर्य साम्राज्य आ गया। सिकंदर के आक्रमण का लाभ चाणक्य ने लिया। नंद वंश को समाप्त करके मगध से एक निकम्मे शासन को न केवल उसने हटा दिया, अपितु मगध को
उसने एक केंद्रीय शक्ति का दर्जा दे दिया। अब मगध बिहार और पाटलिपुत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश और तक सीमित नहीं रहा। अब मगध उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों तक चला गया, और पंजाब, पाकिस्तान का क्षेत्र और राजस्थान सब मगध में शामिल हो गया। इस प्रकार से मगध को एक साम्राज्य स्वरूप देने में चाणक्य को लाभ मिला इस सिकंदर के आक्रमण से, क्योंकि जनता को संगठित करने में उसे सुविधा हुई और एक बालक को प्रशिक्षित करके उसके नेतृत्व में सेना का संगठन करके मगध को केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया। और इस प्रकार से मगध का साम्राज्य स्वरूप बना। और यहीं से इन 322 BC, ये लगभग 322 BC की बात है, और यहीं से भारत का इतिहास, एक साम्राज्य इतिहास शुरू होता है। यद्यपि यह बीच में फिर टूटेगा, लेकिन जो आज भारत का की हम संरचना देखते हैं, अखंड भारत की, उस अखंड भारत की संरचना का आधार वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस क्षेत्र पर शासन किया। थैंक यू।